मंसूरी, वो अभी चचा कहता है, उसके पिताजी हमारे मित्र। तो उसको हम देखे कि उसकी अभिरुचि है राजनीति में, हम कहेंगे तो इसी में करते रहो। तो जिसकी अभिरुचि जिसमें है आप अपने को तोड़ लीजिए और कभी हीन भावना से ऊंचा उद्देश्य रखना है। यहाँ के VC थे, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, आप लोगों ने नहीं देखा था, माहिराव हम लोग को गुरु थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे। कहे कि तुम तोप मांगोगे ना तब तुमको रिवॉल्वर का लाइसेंस मिलेगा, तुम रिवॉल्वर मांगेगा तो तुमको क्या मिलेगा, लाठी मिलेगा। तुम तोप का लाइसेंस मांगोगे तो तुमको रिवॉल्वर मिलेगा, और तुम रिवॉल्वर का मांगोगे तो तुमको लाठी मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। इस चलते अपने जीवन में सदा कि हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग भी छात्र थे मिडिल स्कूल में, तो BEd के टीचर हमारे गांव में ट्रेनिंग कॉलेज है, आते थे, एक पौधा लेकर टेबल पर रख दिए, कहे बच्चे इसको बतलाओ तो क्या है। तो हम लोग कहते थे कि तुलसी का, चौथा पांचवा क्लास में तुलसी का पौधा है। इस पर कोई महापुरुष भी हुए हैं, तो बच्चे में उत्सुकता होती थी, हाँ इस पर महापुरुष, तो बोलो, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। वो माने प्रेरणा बच्चे से ही कहते थे कि तुम बोलो। कभी पानी लेके आ जाते थे कि क्या है पानी, तो सबसे पवित्र नदी कौन है, तो लोग कहता था गंगा, और नदी का नाम बोलो तो उसी नदी पर। तो इनोवेशन को प्रेरित करता था टीचर। आप लोग जैसे ही आप लोग भी जाइएगा ट्रेनिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, तो इस तरह की भावना आप लोगों में, राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए। ईमानदारी जितना तक संभव हो, ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। ईमानदारी बहुत चीज जीवन में आपको, आज आप देख लीजिए, कोई तत्काल भ्रष्टाचारी बहुत करोड़ों अरबों रुपया कमा लेगा, लेकिन जीवन का अंत उसका बहुत कष्टदायक होता है। जीवन में किसी का, किसी क्षेत्र में, आप गांव समाज में उठा लीजिए, परिवार में उठा लीजिए। इसलिए ईमानदारी पूर्वक और कर्तव्यनिष्ठ हम जिस क्षेत्र में हैं, आप शिक्षक बनिएगा, आप छात्र को अगर पढ़ा दीजिएगा, दो ही छात्र आपका उस तरह का हो गया तो जीवन भर आपका ख्याल रहेगा कि गुरुजी ने हमको ऐसा पढ़ाया। तो जीवन में सदा हीन भावना से कभी ग्रसित नहीं होना है। हम कुछ भी कर सकते हैं, संभावनाएं बहुत है। आप भाई चांसलर बन सकते हैं। हम जब पढ़ते थे छात्र जीवन में तो हमारा दो ही उद्देश्य था, डॉक्टर बने या प्रोफेसर बने, बस। हम बायोलॉजी लेके पढ़े थे, मेडिकल की परीक्षा दिए, असफल हो गए, वेटिंग में आया, तो हमने चेंज कर दिया कि आर्ट्स ले लिए। तो जीवन में उद्देश्य था कि हम डॉक्टर बने या प्रोफेसर, तो डॉक्टर नहीं बन पाए तो प्रोफेसर बने। मन में था कि इस पर किसी का दबाव नहीं रहता है, इन दोनों पेशा वाले का, न सरकार का दबाव न किसी का दबाव। तो मन में यही भावना से हमने चयन किया। तो आप लोग भी उसी और कार्यक्रम आयोजन के लिए नेहरू युवा केंद्र और आपके BEd के जो विभागाध्यक्ष लोग हैं और राजीव मल्लिक सर हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जो भी प्रश्न पूछा बहुत अच्छा लगा, और आपके शिक्षक लोग उसका जवाब दिए, ये भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों में ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन ऊर्जा सही रूप में जाए। हमको सिंहेश्वर जाना है तो हम मधेपुरा होकर जाएंगे, अगर हम सहरसा से घूम के गम्हरिया होकर जाएंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा लग जाएगा, समय भी लगेगा। तो सही रास्ता का चयन करना है। कहीं दिक्कत हो तो हम अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना है, और गुरु सदैव सही शिक्षा देता है, सही मार्गदर्शन लेता है। कोई गुरु आपको भ्रमित नहीं करेगा, कोई भी गुरु आपको होगा कि कोई सब गड़बड़ बतला देते, कभी नहीं। गुरु हर हमेशा चाहता है कि शिष्य हमसे ऊपर जाए। अगर आप अपने BEd MAd वाले आप कहीं जाइएगा नौकरी कीजिएगा, कहाँ से पढ़े हो, तो BN मंडल से पढ़े हैं। हमारे सर सुशील सर थे, मंसूरी सर थे, CP सर थे, तो गौरव होगा। वो कहेगा कि आपका तो शिष्य बड़ा नेक लड़का। तो आपके आचरण से भी हो कि हम शिष्य हैं, हम उनके शिष्य हैं। हाँ, ये सब बहुत छोटी छोटी बात है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
और आपका भविष्य सुखमय हो और मार्गदर्शन की ऐसी प्रवृत्ति चलती रहनी चाहिए। हम आग्रह करेंगे कि कभी कभार बीएड और एमएड के भी डायरेक्टर साहब और शिक्षक लोग भी आपको मार्गदर्शन करें, और अब असीम संभावनाएं हैं, कहीं कुछ नहीं, आप इसके बाद आप नौकरी में शिक्षक में जा सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं, सब तरह की व्यवस्था है आप, लेकिन उसके लिए आपको लगन चाहिए। हमारे एक मित्र थे, अंग्रेजी उनकी कमजोर थी, मैट्रिक में विदाउट इंग्लिश पास किए, लेकिन मजाक से कहे तू तो अंग्रेजी में फेल कर गया मैट्रिक में, तो कहा कि भाई अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे, और वह लगन से पढ़ा, अंग्रेजी का प्रोफेसर हुआ, डीएस कॉलेज कटिहार का प्रिंसिपल हुआ प्रोफेसर सीबीएल दास, मल्लिक भाई जानते हैं, हम लोग का साथी था मित्र में, अभी भी कटिहार में विदाउट अंग्रेजी पास किया मैट्रिक, अंदाज कीजिए, और वह आदमी अंग्रेजी का प्रोफेसर बना, क्योंकि उसको लगन थी कि हम अंग्रेजी में फेल किए हैं, इसी पर जोर देके, और डीएस कॉलेज कटिहार जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज का प्रिंसिपल बना, अभी भी अब रिटायर कर गए हैं। तो लगन होनी चाहिए। आप कहीं असफल हो जाते हैं तो मत घबराइए, हम असफल हो जाए, समाज में आपको पीछे खींचने के लिए बहुत लोग कहा है कि कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लगन है तो आप करके दिखा सकते हैं। 2 उदाहरण मैंने आपको दिया ना, दिलनवाज अहमद जो अभी कटिहार में बीएमपी का इंचार्ज है, इसके पहले कैमूर में एसपी था, शिक्षक था, लेकिन उसको लगन। और उसी तरह इसराइल मंसूरी इंटर पास, अभी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है, तो उसकी लगन थी राजनीति में। हमने कहा कि इसी में तुम आगे बढ़ो, आपकी जिसमें लगन हो उस पर समर्पित भाव से, ये नहीं कि हम समर्पण में कमी लाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, समर्पित भाव से उस पर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी प्रेरणादायी आपका वक्तव्य रहा, और आपने अपने जीवन के अनुभवों से भी हम सबों को सीख देने की कोशिश की है। मैं आशा करूंगा कि हमारे सभी छोटे भाई बहन आपके निर्देशों का, आपके सीख का अपने जीवन में पालन करेंगे, उसे आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, और वे कभी भी असफलता से घबराएंगे नहीं, और छोटी मोटी असफलताएं कभी भी आपके पूरे जीवन को नहीं तय करती हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे। मैं कई भाषणों में मैं बोलता भी हूँ, किसी को मान लीजिए मैट्रिक में कम अंक आ गया या इंटर में कम अंक आ गया, तो वहीं पर अपने आप को ख़त्म नहीं समझ लेना चाहिए, मेरा जीवन ही खत्म हो गया। सर ने आपको उदाहरण दिया कि मैट्रिक में जिस व्यक्ति ने अंग्रेजी नहीं लिया था वो अंग्रेजी का प्रोफेसर बन गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए अपने आप को सीमित नहीं करना है, बल्कि अपनी असफलता से प्रेरणा लेते हुए सफलता के लिए आगे प्रयास करना है। और उससे भी अधिक जो मैं आज कहना चाहता हूँ आपको, कि सबसे बड़ी बात यह है कि पहली तो असफलता से घबराना नहीं है, उससे ज़्यादा जरूरी है अगर आपको सफलता मिल जाए छोटी बड़ी कोई भी, तो उससे इतराना नहीं है, वो बहुत जरूरी है। आपका जीवन वहीं पर समाप्त हो जाएगा कि आप कुछ बन गए, और अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाते हैं, आपके जीवन में जिन्होंने थोड़ा बहुत भी सहयोग किया है उन्हें आप भूल जाते हैं, तब फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मैं आपको बता रहा था कि मैंने भी बीएड किया था, मैं +2 में टीचर भी बना, 5-6 महीने मैंने काम भी किया, और जब मैं बीएड में पढ़ाई कर रहा था उस दौरान मेरे शिक्षक जो आपके बीच भी आज शिक्षक हैं, एसपी सिंह सर थे। और आज मैं अभी आया अपने ऑफिस में, उस समय सर बिजी थे, मैंने सबको प्रणाम किया, मैं सर को प्रणाम नहीं कर पाया, तो मैं जब वहाँ से आने लगा इस रूम में, मैंने सर को पैर छू के प्रणाम किया, क्योंकि वो मेरे शिक्षक हैं और उन्होंने हमको पढ़ाया है। तो उसमें सर बिजी थे उधर, हम लोग सबों को मैंने प्रणाम किया, मैं सर की तरफ देख भी नहीं पाया, सर भी मेरी तरफ नहीं देख पाए, इसलिए हम उनको प्रणाम नहीं कर पाए, विधिवत अभिवादन का काम नहीं कर पाए। तो बाद में मैंने उनको पैर छू के प्रणाम किया, क्योंकि वो मेरे शिक्षक हैं। तो इसलिए आपको कभी भी जिसने भी आपको थोड़ा सा भी गाइडेंस दिया है,
थोड़ा सा भी आपके जीवन में योगदान दिया है किसी भी रूप में, उनको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था। और सफलता तभी सार्थक है जब उसके साथ आपके ये नैतिक मूल्य जो है, मानवीय गुण जो है, वो जब उसके साथ आपको जुड़ेंगे तभी वो सफलता आपके लिए सार्थक होगी, आपके जीवन के लिए सार्थक होगी। नहीं तो आप रोज देखते होंगे अखबारों में कि लोग IAS टॉप करते हैं, 5 साल बाद पता चलता है कि कोई घोटाले में फंस गए, जेल जा रहे हैं। हमारे माननीय कुलपति लोग बराबर जेल जाते रहते हैं। तो क्या फायदा वैसे कुलपति बनने से, वैसा IAS टॉप करने से क्या फायदा? तो ये हमारे जीवन में, या आप देखते होंगे कि बड़ा हो जाता है, घर में पत्नी को पीट रहा है, नहीं तो क्या फायदा वैसे सफलता का, वैसा बड़ा व्यक्ति बनने का? तो वो सफलताएं तभी सार्थक हैं जब आपके अंदर में मानवीय गुण आएंगे, नैतिक मूल्य आएंगे, तभी वो सार्थक है। और मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, हमारे ये सौभाग्य की बात है, वैसा एक व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है, जिस व्यक्ति ने, आप सभी जानते हैं कि प्रोवीसी और VC बनने के लिए क्या क्या लोग कर्म कुकर्म नहीं करते हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। अब चूंकि रिकॉर्डिंग हो रहा, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरी एक सीमा है। मैं कुल सचिव हूँ, सिर्फ शिक्षक रहता तो मैं जरूर बोल देता, मैं कुल सचिव हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन ये एक सच्चाई है कि VC प्रोवीसी बनने के लिए लोग सारे कर्म कुकर्म सब करते हैं, लेकिन हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रोवीसी के सम्मानित पद को एक क्षण में छोड़ करके आज एक साधारण एक विभाग का विभाग अध्यक्ष बनना उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं इनके इस जज्बे को, इनके आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आएँ और हम सबों को मार्गदर्शन करें। सर, आपका जीवन ही हमारे लिए मार्गदर्शन है, जो भी आप बोलेंगे वो तो मार्गदर्शन होगा ही। बहुत धन्यवाद। नजदीक करना। सम्मानित मंच और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों, बच्चियां, नेहरू युवा केंद्र, नेहरू युवा केंद्र, इसके बाद है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय सरकार। इसमें बिहार या भारत बहुत महत्वपूर्ण नहीं। तो नेहरू युवा केंद्र युवाओं का केंद्र है, यह काउंसलिंग सेंटर नहीं है, नेहरू युवा काउंसलिंग केंद्र नहीं है। मतलब युवाओं के बीच में जाकर, भागलपुर जैसे बड़े शहर में भी नेहरू युवा केंद्र है। ग्रामीण परिवेश के लिए यह प्राइमरी तो है ही, प्राथमिकता इसकी यही है कि ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण परिवेश को उत्तेजित करना। उत्तेजित करने का मतलब है प्रेरणाशाली बनाना। लेकिन शहरों में भी यह काम करता है, युवाओं के बीच में काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं के बीच में जागरूकता लाना, वह जागरूक युवा बने, वह जानकार युवा बने। अब है कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला। कार्यशाला क्या होता है? पाठशाला, पढ़ने की कोई एक जगह, तो उसी तरह यह कार्यशाला है। कार्यशाला में क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्कशॉप। मतलब जहां कोई काम हो, कार्य हो, तो कार्य इसका क्या है कि आपको जागरूक बनाना। क्लियर हो गया? आप जितने हैं सब ऊर्जावान हैं, सब कॉन्शस हैं। कॉन्शस हैं इसलिए आज बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। तो मैट्रिक के बाद ही छोड़ देते हैं। आगे बढ़ने की ललक है, इसलिए तो आज हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बीएड कर रहे हैं, एमएड कर, बीएड कर रहे हैं, एमएड की बात कर बात, बीएड कर रहे हैं। मतलब तात्कालिक हमको नौकरी मिल सकती है। एमएड कर रहे हैं, उसमें भी तात्कालिक नौकरी तो मिलनी ही है, लेकिन एमएड करने के बाद आप मेरे जैसे शिक्षक भी बन सकते हैं। यहाँ जितने सम्मानित शिक्षक बैठे हुए उनकी तरह आप शिक्षक भी बन सकते हैं। लेकिन बीएड करने के बाद आप स्कूल के ही शिक्षक बन सकते हैं।
मैं अपने जिंदगी के एक उदाहरण दूं। मैं साइंस का स्टूडेंट था इंटरमीडिएट में। हम लोग के समय क्वार्टरली एग्जाम हुआ करता था। तीन बार होता था, क्वार्टरली एग्जाम हुआ करता था। तो मैं फिजिक्स ऑनर्स, मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री मेरी बहुत खराब थी, मैथ्स भी ठीक था, फिजिक्स में मन लगता था, पढ़ने में ज्यादा मन लगता था। मैट्रिक में भी बहुत 33, 35, 36, 37 ऐसे ही कुछ नंबर आया था केमिस्ट्री। इंटरमीडिएट में वही 35, 36, 37 मतलब 40 के नीचे था। फिजिक्स का बहुत अच्छा था, 72, 75। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स हम लोग के समय होता था, तो सब में ठीक ठाक। तो फर्स्ट क्वार्टरली हुआ तो मैं केमिस्ट्री में फेल कर गया, क्वार्टरली एग्जाम था। ठीक, हमारे एक बहुत ही सम्मानित शिक्षक जीनियस थे, सतीश चंद्र मिश्रा। वो आईपीएस थे, आईपीएस छोड़ करके वो टीएनबी कॉलेज में शिक्षक बने थे। उन्होंने कहा, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, वो रोज शाम को मेरे यहाँ आते थे। उन्होंने कहा कि बेटा, साइंस तुम्हारे वश की बात नहीं है, जब क्वार्टरली में फेल कर रहे हो तब फाइनल में क्या होगा? इससे अच्छा है कि जाकर के कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लो, आगे बढ़ो। इंग्लिश अच्छी थी मेरी, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इंग्लिश ही ऑनर्स पढ़ो, कहा कि जो जिसमें तुमको तुम्हारी अभिरुचि हो तुम जा पढ़ सकते हो। तो 3 महीने के बाद, अब 3 महीने के 4 महीने के बाद मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा था। तो मैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑनर्स में गया। हिस्ट्री ऑनर्स में 40 सीटें हुआ करती थी मेरे समय में, तो वहां सब भर चुका था। इंग्लिश ऑनर्स में 33 सीट हुआ करता था, 32 सीट भर गई थी, एक ही सीट खाली थी, तो मैं इंग्लिश ऑनर्स में लिया एडमिशन। और सब जितना भी सब्जेक्ट था सब मतलब भर चुका था, सिर्फ इंग्लिश ही ऑनर्स, इंग्लिश, मैथिली, फिलोसफी, संस्कृत, पर्शियन, उर्दू, इसी सब पर खाली था। तो हमारे जमाने में एक बहुत एक दुर्गुण था कि जो मैथिली पढ़ता था या संस्कृत पढ़ता था या फिलोसफी नहीं, उर्दू, पर्शियन ये सब पढ़ता था, उसको कहता था कि विद्यार्थी क्या भूसकौलाहट है, ऐसे माना जाता था। लेकिन जो इंग्लिश पढ़ते थे बहुत अच्छा स्टूडेंट। ठीक, तो हो सकता है कि यदि मैं अपने जिद पर अड़ा रहता कि नहीं मैं फिजिक्स ऑनर्स ही पढ़ूं, तो हो सकता है कि मैं आज कहीं नहीं होता। सही समय पर सही आदमी ने मुझे गाइडेंस दिया कि तुम कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ो, बहुत आगे जाओगे। दूसरा एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं केपी कॉलेज में जब था, इंग्लिश ऑनर्स में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए आते थे, तो मैं कहता था कि पहले तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, इसके बाद ही तुमको कहीं तुम्हारा एडमिशन होगा। अब पूरे विश्वविद्यालय में तुम्हारे, यदि मैं कह दूंगा नहीं तो कोई महाविद्यालय तुम्हारा एडमिशन नहीं देगा। तो मैं देता था, पढ़ने के लिए देता था, जो पढ़ लेता था कम से कम उसको कहता ठीक है तुम्हारा एडमिशन। एक लड़का था, विकास करके लड़का, अभी भी वो पढ़ ही रहा है। वो आया, बोला सर हम भी लेंगे। तब पढ़ने के लिए उसको दिए, नहीं पढ़ पाया। तो बोले बेटा क्यों पढ़ रहे हो, इससे अच्छा है तुम इतिहास पढ़ो। जो चीज़ तुम अंग्रेजी के एक पन्ने को तुम 2 घंटे में या 1 घंटे में समझ सकते हो, वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई होगी तो तुम 5 पन्ने को 1 घंटे में समझ सकते हो। इसलिए कोई ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो ले लिया। लेकिन वो 1 वर्ष के बाद आया, नहीं सर हम तो पढ़ेंगे, इंग्लिश ही पढ़ेंगे। हमने पागल हो गए हो क्या तुमको पहले ही बोले थे कि तुम इंग्लिश छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हम सब में तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो नहीं सर हम इम्प्रूव किए हैं सर। तो शब्द बोला इम्प्रूव किए हैं, बोले क्या अच्छा ठीक है इम्प्रूव किए तो पढ़ो। तो अब वो विश्वास नहीं करेंगे, वो 1 पन्ने को 5 मिनट के अंदर पढ़ गया।
मतलब साल भर वो सिर्फ पढ़ने की ही प्रैक्टिस उसने की और फिर से फ्रेश एडमिशन लिया वो सर। थर्ड ईयर में फिर से पार्ट 1 में फिर से एडमिशन लिया। जब एग्जाम देने की बारी आई तो बोला सर हम तो कुछ जानते नहीं हैं। हम बोले बोल रहे थे तुमको इंग्लिश मत पढ़ो। बोला सर ड्रॉप कर देते हैं। हम बोले कि 1 साल पहले ही तुम बर्बाद कर चुके हो, फिर दूसरी बारी ये करोगे। कहा तो क्या हुआ सर, 7 वर्ष में करेंगे सर। जज्बा था, 7 वर्ष में करेंगे, अभी भी हमको याद है, 7 वर्ष में करेंगे सर। तो बोले 7 वर्ष तो तुमको समय भी नहीं मिलेगा, 3 बरस प्लस 2 बरस 5 बरस, 1 बरस और इधर उधर करते हुए 6 बरस से ज़्यादा। बोला सर फिर से एडमिशन लेंगे सर। जज्बा था। आज वो लड़का, और वो जानते हैं, मैं इसके बाद मैंने कहा कि ठीक है तुम रोज 1 घंटा आकर के हमसे पढ़ोगे। और वो आता था टेस्ट करने के लिए। उसको हम 10 बजे रात को भी बुलाए हैं अपने घर पर, वो 10 बजे रात को भी आया है। आज वो लड़का, अच्छा वो तो है ही, बीए में उसने खुद से नोट्स बनाया। गलतियां थी, तमाम गलतियां थी, बहुत तरह की गलतियां थी, लेकिन ये था उसको, अब तो हमको इसको इंस्पायर करना है, अब आगे बढ़ाना है। आज वो लड़का अपने से एमए में, विश्वास नहीं कीजिएगा, 3 महीने के अंदर अंदर वो कम से कम 3 से 4 किताबें पढ़ जाता है कोर्स वाले। और सब लड़के नोट्स, रेखा नोट्स, ये नोट्स, अमोल नोट्स, ये सब करके ये करते हैं, लेकिन वो लड़का 3 किताब पढ़ करके आकर के हमको समझाता है कि सर उसमें तो ये थीम है सर, ये कैरेक्टर है सर, ये कैरेक्टर इसके बारे में ऐसे बोल रहा है सर। उसको ये डर नहीं है कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। वो बोलता है कि मैं सर टीचर, मैं भी टीचर बनूंगा। हम बोलते हैं उसको नहीं, अरे बीपीएससी दो, सिविल सर्विसेज दो, यूपीएससी दो। कहता नहीं सर मैं टीचर बनूंगा, चाहे पहले प्राथमिक शिक्षक ही बनूं, लेकिन मैं शिक्षक बनूंगा। तो मार्गदर्शन लेने के लिए बीएड के बाद क्या कैरियर ऑप्शंस क्या है, यह मेरे पास आइएगा तो सुशील सर ने कहा ना, या सीडी सर ने कहा ना, या जिन्होंने भी कहा कि भारत में एडवाइस आपको सब देगा, लेकिन गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो बहुत कम लोग देते हैं, जो ट्रेंड होते हैं। गाइडेंस मैं भी दे सकता हूं कि भाई बीएड कर लिए हो, ठीक है तुम ऐसा करो तो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दो। मैं भी गाइडेंस दे रहा हूं, लेकिन यह सही गाइडेंस देंगे कि नहीं, उससे पहले चूंकि बीएड किए हुए हो इसलिए तुम शिक्षण के क्षेत्र में ही आओ। इनको भी हो सकता है काउंसलिंग के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं हो कि बीएड करने के बाद और क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या है, तब आपको काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, किसी केंद्र पर जाना पड़ेगा। स्पेशल पेपर एक होता है ना, इलेक्टिव पेपर या स्पेशल पेपर। हम लोगों के एमए में इलेक्टिव पेपर होता है, पहले हम लोगों के समय में स्पेशलाइजेशन होता था, स्पेशल पेपर। उसी तरह से ये आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं, या सीडी सर हैं, या जितने भी सर हैं, मंसूरी साहब हैं, शैलेश बाबू हैं, कोई भी हैं, ये लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। यह सही जगह आपको भेज सकते हैं कि वहां जाओ, वहां पर जाकर के काउंसलिंग कर लो। सुनते होइएगा कि भाई इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस किया है, उन लोगों का काउंसलिंग कब से शुरू है, इतने तारीख से शुरू। तो उन लोगों की क्या काउंसलिंग है भाई, वहां बतलाते हैं, काउंसलर्स जो है वो बतलाते हैं कि तुम सिविल इंजीनियरिंग लो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग लो, या आर्किटेक्चर में जाओ। अच्छा, बहुत बच्चे जब सिविल इंजीनियरिंग नहीं मिलता है तो या सिविल इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटीज कुछ कम है, आर्किटेक्चर में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन जिन बच्चों को ड्राइंग बनाना नहीं आता है वो कभी भी अच्छा आर्किटेक्ट बन ही नहीं सकता है। तो वही काउंसलिंग वही है कि उनको कहा जाता है कि नहीं, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बेटर चूज
सिविल इंजीनियरिंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि हमको अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब पाठ पुर्जा यांत्रिक, लेकिन वो अपने बारे में ये नहीं जानते कि एरोनॉटिकल इंजीनियर भी मैं बन सकता हूं। वही काउंसलिंग में यही चीज कही जाती है कि आप यहां नहीं आकर के वहां चले जाइए, या आप सोच रहे हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बने तो वहां नहीं आकर के आप यहां चले आइए। बहुत सब बच्चे आजकल जो भी इंजीनियरिंग क्वालिफाई करते हैं सब कहते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, लेकिन सबों को तो नहीं मिलता है। सबों को कहा जाता है कि नहीं बेटर है तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तुम नहीं, तुम्हारी अभिरुचि नहीं या तुम नहीं जान रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों को भी अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति को पहचानना पड़ेगा कि मेरी अभिरुचि किस तरफ है। बीएड करने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आप शिक्षक ही बने। बीएड करने के बाद बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर भी बन सकते हैं। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है उनके लिए निकालना कुछ आसान होगा। कंपटीशन है, कोई चीज आसान नहीं है दुनिया में। इस टेक्नोलॉजिकल युग में कोई चीज भी आसान नहीं है और हर चीज आसान है। आसान कब है? आप जब सिलसिलेवार ढंग से स्टेप बाय स्टेप सही डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज फिर भटकना है, भटकना है। जिनका इंग्लिश अच्छा है उनको अच्छा, जिनका मैथ्स अच्छा है उनको रीजनिंग, मैथ्स अच्छा है ही, रीजनिंग पर भी बहुत कम ध्यान देना पड़ेगा, इंग्लिश पर कुछ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनको मैथ्स पर कुछ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एनालिटिकल ब्रेन होना चाहिए, एनालिसिस करने की शक्ति होनी चाहिए, विश्लेषण जिसको बोलते हैं। कोई चीज भी है ऐसे ही नहीं होता कि एग्जाम पास करना दुनिया का सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम है एग्जाम पास करना। 33 नंबर लाना या 35 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। पास तो करें, चाहे 3rd डिवीजन से करें या 2nd डिवीजन करें या 1st डिवीजन करें, पास करना। अभी जैसे सुधांशु सर ने कहा ना कि जो बच्चे मैट्रिक में बहुत ज्यादा नंबर लेते आते हैं, यदि वो इतरा गए कि अब सोचना क्या, पढ़ना क्या है, उससे भी एक और एग्जांपल दूं तब जितने भी आईआईटी क्वालिफाई करते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है संसार का। वन ऑफ द क्या मतलब सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम संसार का है तो वो आईआईटी ही है। एंड नीट लाखों पे बैठते हैं। मैनेजमेंट में उतना टफ नहीं है, उसमें भी लाखों बैठते हैं लेकिन उतना टफ नहीं, उसमें 5 ही 6 लाख बैठते हैं, लेकिन इसमें 10 लाख 15 लाख तक चला जाता है, इसलिए टफेस्ट एग्जाम। तो टफेस्ट एग्जाम को कितना 5,000 6,000 10,000 विद्यार्थी क्वालिफाई क्रैक करता है। और ये भी सुनते होइएगा कि किसी स्टूडेंट को 1 करोड़ रुपया पैकेज पर नौकरी मिली और किसी को 5 लाख पर नौकरी मिली, और किसी को नौकरी ही नहीं मिला। आईआईटी से किया हुआ इसके बावजूद नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो इतरा गया लड़का कि अब तो आईआईटी अब हो गया, तो अब क्या पढ़ना क्या है, अब तो नौकरी मिलनी ही। एक यूट्यूब पर कोरोना के समय में एक यूट्यूब पर एक सिविल इंजीनियर, खड़गपुर का सिविल इंजीनियर है, वो हमको याद नहीं, नाम याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो बॉडी बिल्डर, ठीक, आईआईटीएन खड़गपुर से सिविल इंजीनियर, खड़गपुर नंबर टॉप पर माना जाता है, अभी भी माना जाता है। इसके बाद तभी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई ये सब आता है। तो वो लड़का सिविल इंजीनियर, लेकिन उसकी अभिरुचि शुरू से ही थी बॉडी बिल्डिंग पर। वो मैट्रिक में भी बॉडी बिल्डिंग भी ज्यादा करता था, पढ़ाई भी करता था, तभी तो आईआईटी क्वालिफाई क्रैक किया, लेकिन बॉडी बिल्डिंग भी करता था, लेकिन नाम ही भूल रहे हैं उसका हम। और वो आज से 5 या 6 वर्ष या 7 वर्ष पहले मिस्टर इंडिया बना।
बहुत अच्छे, बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करता था, निकलता था, जिम में जाता था, बॉडी बिल्डिंग करता था। अभिरुचि थी, उसने अपनी प्रकृति को या प्रवृत्ति को पहचान लिया। सब इंजीनियर तो सब है, लेकिन मिस्टर इंडिया तो एक ही बनेगा एक साल में ना। तो उसने अपनी अभिरुचि को पहचान लिया और वो बॉडी बिल्डिंग करना शुरू किया, वो टॉप बॉडी बिल्डर बने। सचिन तेंदुलकर फास्ट बॉलर बनने के लिए गया था। अचरेकर सर ने कहा कि नहीं, फास्ट बॉलिंग से अच्छा है कि तुम बैटिंग पर ध्यान दो। अमंग द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑल टाइम। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अपनी अभिरुचि को पहचानिए और सबों से मार्गदर्शन सबों से लीजिए कि मेरी यह कमजोरियां हैं, मेरा यह स्ट्रेंथ है, लेकिन विश्वास उन्हीं पर कीजिए जो उस चीज के बारे में जानते हैं, उस क्षेत्र के हैं। एक और किस्सा सुनाता हूं। मेरे एक भाई थे जेएनयू के स्टूडेंट, उनके पिताजी बहुत बड़े हिस्टोरियन, राधा कृष्ण चौधरी, बहुत बड़े एंशिएंट इंडिया के बहुत ऊंचे मतलब स्कॉलर। तो वो दिल्ली में उन लोगों का हिस्ट्री कांग्रेस होता है हर साल, तो उस साल दिल्ली में ही था। उनकी तबीयत खराब थी, प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी की तबीयत खराब थी, तो बोले कि चलो मेरे साथ चलो। मतलब नहीं होता है कि कोई मेरा अपना सगा ये है, और मैं शायद एमए में पढ़ता था या एमए में पढ़ता ही था। गया उनके साथ, जेएनयू के कैंपस पे ही मतलब कहते हैं इंडियन कांग्रेस का ये हुआ था। हो गया, इरफान हबीब आया, बहुत बड़ा हो गया कि ये नहीं था, एक किसान इतिहास के क्षेत्र में कोई किसान है तो ये है वो सब है जो होता है। वो रोमिला थापर के चैम्बर में, रोमिला थापर ने उन्हें चाय पर बुलाया। रोमिला थापर मतलब माना जाता है सब साथ, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा और राधा कृष्ण चौधरी। तो वो चूंकि तबीयत खराब थी तो बोले चलो बेटा देखो आंसू में बहुत ऊंचे चीज से मिलाते हैं, बहुत ऊंचे स्कॉलर से मिलाते हैं, ऊंचे टीचर से मिलाते हैं। मैं गया, हो गया। जब निकल रहा था, निकल करके मतलब जाहिर था एक छात्र आया, वो एंशिएंट इंडिया का ही छात्र था, लेकिन उसने कुछ मिडिवल इंडिया से रिलेटेड कोई चीज पूछा, एकदम याद नहीं है मुझे। तो रोमिला थापर ने कहा बेटर आस्क सतीश चंद्रा, आई टीच एंशिएंट इंडिया। इतनी बड़ी हिस्टोरियन जो एंशिएंट इंडिया के तो खैर है ही, कोई इसमें कोई दो मत नहीं। वो निश्चित रूप से मेडिवल इंडिया भी उतनी ही जानती होंगी जितना मॉडर्न इंडिया जानती थी, जितना वर्ल्ड हिस्ट्री जानती थी, जितना एंशिएंट इंडिया खुद जानती थी। लेकिन उन्होंने कहा बेटर आस्क सतीश। तो कहने का मतलब है कि वो उस छात्र को मुगालते में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो एंशिएंट इंडिया के बारे में सही जानकारी दे सकती थी। हो सकता है कि एंशिएंट मेडिवल इंडिया के बारे में उस जानकारी में कोई त्रुटि हो जाती या कोई कमी हो जाती। तो मार्गदर्शन या एडवाइस सबों का लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मार्गदर्शन उन्हीं का लीजिए जो आपको मार्ग दिखा सके। क्योंकि वो मार्ग दिखला देंगे, वो जितना उनके पास नॉलेज है वो तो आपको कह ही देंगे। इसके बाद जो एडवांस नॉलेज होगा कि अब काउंसलिंग कहाँ से करना है। अब नेहरू युवा केंद्र में जाकर कहिए कि मुझे फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनना है, बीएड मैंने कर लिया और मुझे फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनना है, तो क्या नेहरू युवा केंद्र आपको, जब खेल मंत्रालय भी जुटा हुआ है, तो क्या नेहरू युवा केंद्र आपको बतला सकता है कि आप कैसे फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनिएगा? या बीएड कर लिए हैं और इससे रिलेटेड और क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि सीटी सर या सुशील सर या मंसूरी साहब
या शैलेश सर आपको न बतला पाए। गाइडेंस दे देंगे। गाइडेंस का मतलब वो कह देंगे ये पर्टिकुलर सेंटर है, यहां पर जाकर के आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इसलिए बच्चों, अच्छा, कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला। अब जब आप जब टीचर बनेंगे तो आपको कोई तो पूछने के लिए आएंगे ना कि आपने क्या किया, बीएड किया। तो बीए करने के बाद भी तो सीटी करता है, शिक्षक बनता था। अब शायद बीएड ये हो गया है, कंपलसरी हो गया है। कुछ साल पहले तक तो बीए करने के बाद भी तो शिक्षक बनता था। अब बीएड क्यों जोड़ दिया गया उसमें? क्योंकि आपका ट्रेनिंग है। अब इससे और अच्छा ट्रेनिंग कौन देगा आपको? कौन गाइड करेगा? आपके गाइड करेंगे। और गाइड के क्या करेंगे? आपको बतला देंगे कि यहां पर जाओ। हम ही लोगों के अंडर में हम लोग पीएचडी करवाते हैं। तो जो जिसको पीएचडी करवाते हैं मतलब उसको इतना नॉलेज होता है कि कौन सी किताबों को ये करे, लेकिन कौन सी किताबें कहाँ मिलेगी वो, चूंकि मैं उससे सीनियर हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, कुछ ज़्यादा मतलब कहते एक्सपीरियंस है, तो उसको मैं कहता हूँ कि हाँ ये किताबें तुमको उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में जाओगे तो निश्चित रूप से अवेलेबल है। तो मैंने उसे गाइड किया। अब वहां जाएगा वो, तो हो सकता है कि लाइब्रेरियन इंग्लिश का ही हो, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का ही मतलब लाइब्रेरियन हो। तो वो कहेगा कि नहीं ये किताब नहीं पढ़कर तुम ये किताब पढ़ो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये फॉलो कर रहे हैं। मैंने स्टूडेंट को गाइड किया कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता चले जाओ, वहां पर निश्चित रूप से तुमको ये किताबें मिल जाएगी। क्योंकि मैं खुद 5, 6, 10 वर्षों से नेशनल लाइब्रेरी नहीं गया हूं, तो ये मुझे नहीं पता है कि इस पर लेटेस्ट किताब कौन है, या लेटेस्ट किताब है भी तो मैंने पढ़ा नहीं है। मैं जब पढ़ा नहीं तो अपने छात्रों को कैसे कह सकता हूं कि यह किताब में तुमको जो चीज तुम खोज रहे हो वही चीज तुमको यहां मिल जाए। लेकिन नेशनल लाइब्रेरी जितनी बड़ी लाइब्रेरी है वहां पर काउंसलर सब रहता है, वो आपको कह देगा, या लाइब्रेरियन आपको गाइड कर देंगे कि नहीं उनसे पूछ लीजिए जाकर के, आपको सही किताबों का चयन वो दे देंगे। तो एडवाइस सबों का लीजिए, गाइडेंस कुछ कम का लीजिए, और जहां तक काउंसलिंग का संबंध है तो किसी स्पेशलिस्ट से ही लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं। आपने हम सबों के लिए समय निकाला, और निश्चित रूप से आपके इस व्याख्यान से न केवल हमारे सभी छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं, बल्कि हम लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से भी लाभ हुआ है। इसलिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि आपने बताया, आपका जीवन स्वयं अपने आप में हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है, और आपके विचार भी हम लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं। मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप निश्चित रूप से सर की बातों पर अमल करेंगे और अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और सर का जो एक संदेश था कि आप लोग निराश नहीं होना है, अपनी क्षमताओं को समझना है, कि आप अगर अपनी क्षमताओं को समझेंगे तो आप बेहतर कर सकेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो मछली जो है वो जल में अच्छा काम कर सकती है, तैर सकती है, नहीं उसी तरह से आप लोग जानते हैं कि जानवर चीता जो होता है, हरिण है, सब जमीन पर अच्छा चल सकता है, दौड़ सकता है। उसी तरह से बाज हैं और पक्षी हैं वो आसमान में उड़ सकते हैं। अब बाज को अगर हम जब नदी में तैराने लगे तो, और चीता को अगर हम आसमान में उड़ाने लगे तो बेचारे की क्या हालत होगी आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आपको समझना है कि आपके अंदर कौन सी क्षमता है, किस दिशा में आप बेहतर कर सकते हैं, और उन क्षमताओं का उपयोग करके आप आगे बढ़ें। और पुरानी जो भी गलतियां हो गई हैं, जो भी कमियां हो गई हैं, जो भी असफलता मिल गई है, उससे अपने आप को आप उतना प्रभावित नहीं होने दें और आगे बढ़ें। ये हम लोगों का आप लोगों के से एक संदेश भी है, और आप लोगों को एक सलाह भी है। पुरानी चीज़ों को भूलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और अगर पुरानी असफलता भी मिली है तो उसको भूल जाइए, और पुरानी सफलता भी मिली है
तो उसको और आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमको प्रत्येक दिन अपने आप को अप टू डेट करना पड़ता है। जीवन में अगर आपको सफल बनना है तो आपको प्रत्येक दिन अप टू डेट करना पड़ता है। हमारे कई शिक्षकों ने आप लोगों को सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया। कोई एक शतक बनाने से सचिन तेंदुलकर नहीं होता है, एक मैच में बेहतर खेलने से सचिन तेंदुलकर कोई नहीं बन सकता है। उसके लिए निरंतर हमको बेहतर प्रयास, बेहतर सफलता प्राप्त करनी होती है। यही हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग बेहतर करें, आप सबों का भविष्य उज्ज्वल हो। और मैं धन्यवाद। अच्छा, तो मैं ही अपनी ओर से, नेहरू युवा केंद्र की ओर से आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से सभी स्टूडेंट्स से आग्रह करूंगा कि आप लोग जाइएगा नहीं, 2 मिनट आप लोग रुकिएगा। आप लोगों के लिए नेहरू युवा केंद्र ने अल्पाहार की भी व्यवस्था की है। आप लोग निश्चित रूप से वो प्रसाद के रूप में, कार्यशाला का जो फल हुआ है वो प्रसाद के रूप में आप लोग उसे निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे और उसके बाद जाएंगे। और मैं सर वो हमारा जो ITC रूम है उस रूम में चलेंगे। आप